ओके बच्चों, अब हम वन बाय वन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ फंडामेंटल लॉज के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ बातें समझ में आई और मैं वो बातें आपको समझाऊंगा। ठीक है। और फिर लास्ट में मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। ठीक है ना। पहले मैं आपको बातें समझा रहा हूँ, सारे के सारे पॉइंट समझा रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट होने के बाद निकल के आए। ठीक है ना। तो कुछ फंडामेंटल लॉज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। उसमें वन बाय वन सारे समझाऊंगा। सबसे पहला लिखेंगे आप, सबसे पहला लिखेंगे, शॉर्ट में लिखना चाहें शॉर्ट में लिख सकते हैं। व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, ध्यान समझो, ये मेटल का सरफेस है ना। ये जो लाइट आ रही है मेटल सरफेस पे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सरफेस के अंदर। ठीक है ना। ये जो लाइट आ रही है इसके पास हर लाइट जो है, ये लाइट आ रही है पार्टिकल्स की फॉर्म में, समझो ये पार्टिकल्स है, ये लाइट के पार्टिकल्स है, ये लाइट के पार्टिकल्स है। ठीक है ना। ये लाइट के क्या है, पार्टिकल्स। अगर हर पार्टिकल की एनर्जी एच न्यू है, क्या है, एच न्यू। हर पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, सेम होती है हर पार्टिकल की एनर्जी। ऐसा नहीं है एक बल्ब है, अगर मान लो कोई फिक्स बल्ब दे रखा है हमें, ये बल्ब है, तो उसने कई सारे पार्टिकल निकाले, उस पार्टिकल सब पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये बात तो पता ही होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। तो एच न्यू एनर्जी है। तो वो कहता है कि अगर ये हर पार्टिकल के पास, लाइट के हर पार्टिकल के पास जो एनर्जी है, अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा या उसके बराबर होगी, तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता, वरना किसी कीमत पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, मान लो वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लाइट के हर पार्टिकल की एनर्जी है मान लो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, ये फोटोन जब इस पार्टिकल पे गिरेगा तो पार्टिकल फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। पार्टिकल जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। फोटोन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो आर पार हो जाएगा, इस मेटल प्लेट में से क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फोटोन एब्जॉर्ब भी तभी होगा, फोटोन एक्चुअली क्या करता है, मैं आपको थोड़ी बात आता हूँ। फोटोन अपनी पूरी एनर्जी देता है, कभी पार्शियल एनर्जी नहीं देता। जैसे फोटोन एक गुब्बारे की तरह है, पानी के गुब्बारे की तरह, वो गया किसी पे फटा जाके तो एनर्जी देगा, तो उसको कंप्लीट एनर्जी दे देगा। ठीक है ना। तो फोटोन अपनी पार्शियल एनर्जी कभी भी नहीं देता, फोटोन अपनी पूरी एनर्जी देता है। तो फोटोन जब आके लाइट का पार्टिकल जब आके फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराया, फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो अगर उसकी एनर्जी 2.5 है और वर्क फंक्शन की एनर्जी, वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये फोटोन कुछ, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब ही नहीं करे, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। समझ में आई मेरी बात। अब अगर इसके पास एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सॉरी फोटोन के पास। अब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन एनर्जी जैसे ही इसके पास आई, ये इजेक्ट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। बोलो समझ में आई, पक्का। तो एनर्जी होती है एच न्यू, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। अगर एच न्यू एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। अब इस तरीके से ही बोला जा सकता है, इस तरीके से ही बोला जा सकता है कि फोटोन, लाइट के पार्टिकल के पास एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है ना। और जो फिक्स फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन, is the minimum frequency of light radiation required to eject a free electron, required to eject a free electron
ठीक है, पक्की बात है। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाइव। अगर एनर्जी, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो लैम्डा थ्रेशोल्ड कहलाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा थ्रेशोल्ड कितना आ गया, 5 एच सी बाय 5, एच सी बाय 5। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे छोटी वेवलेंथ होनी चाहिए, ये बड़ी से बड़ी वेवलेंथ है। अगर फ्रीक्वेंसी छोटी से छोटी है जिसके लिए कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके लिए इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ उस लाइट पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ है। इससे कम की वेवलेंथ होगी तो एनर्जी इससे ज़्यादा की होगी तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल उठता है अगर एनर्जी ज़्यादा है, सेकंड पॉइंट, अगर एच न्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इन मेटल, एब्जॉर्ब एनर्जी। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो एनर्जी होगी ये दो हिस्सों में चली जाएगी। फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी है, वर्क फंक्शन कम है, मतलब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन है, मान लो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी आई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, फ्री इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी है वो दो हिस्सों में जाएगी, एक तो वर्क फंक्शन में चली जाएगी और बाकी का हिस्सा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा उसको, फ्री पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। मतलब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी आई एच न्यू ग्रेटर देन 5, तो एच न्यू में से 5 तो इजेक्ट आउट करने में चलेगी। अब ये बची हुई एनर्जी है जो इस एनर्जी किससे जाएगी, काइनेटिक एनर्जी काम आएगी, काइनेटिक एनर्जी। और बता दूं ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैक्स का मतलब क्या है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन आया, फोटोन ने फ्री इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एक हिस्सा तो उसका वर्क फंक्शन में चला गया इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराने में, बाकी हिस्से का जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा मैंने क्यों बोला, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला, इसके लिए हम तीसरा पॉइंट बना लेते हैं, इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा पॉइंट बना रहा हूँ इसके लिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों, ध्यान समझो इधर देखो, ये है मेटल सरफेस, ठीक है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन तो पड़ा है ये और एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ये, ध्यान समझना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है सरफेस पे ये, तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इजेक्ट हुआ और इजेक्ट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और कितनी काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स, एच न्यू में से 5 गया और के मैक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एक फोटोन ये आ रहा है, ध्यान से देखो, एक फोटोन ये आ रहा है, इसने एब्जॉर्ब करी एनर्जी, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब तक आएगा तब तक कोलिजन करता हुआ आएगा, क्या करता हुआ आएगा, कोलिजन करता आएगा, एंड सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल लूज, सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल लूज। कुछ पार्ट एनर्जी का लूज हो जाएगा, तो एच न्यू -5 में से कुछ पार्ट लूज हो जाएगा तो के बचेगा, काइनेटिक एनर्जी बचेगी। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी और ये जो इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बचेगी, ये के होगी। तो कौन सी बड़ी एनर्जी होगी, ये कि ये, अगर कुछ लॉस हो गया एनर्जी का तो रिमेनिंग पोर्शन, जैसे मान लो किसी को 10,000 में से 500 रुपये मिलने हैं, ठीक है ना, सही बात है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी 9,500 को यूज करेगा, ठीक है ना। अगर उस 10,000 में से 200 रुपये गायब हो गए, लॉस हो गए, और 9,500 यूज हो गए, ठीक है, तो कम मिलेंगे ना,
क्या मिलेंगे 500 जगह क्या मिलेंगे उसको 300 मिलेंगे। पॉइंट समझ में आ रही है मेरी बात। तो कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी लूज होगी तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो बचेगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो कम बचेगी। और तो और छोड़ो, मैं आपको सच बताऊं तो 10 की पावर 6 गिरते हैं ना ये फोटोन, तो एक निकलता है, एक निकलता है। ये तो एफिशिएंसी होती है, एक रिजेक्ट आउट होता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारों की एनर्जी लूज हो जाती है उस पर चढ़ने से पहले, सरफेस तक आते आते ही लूज हो जाती है एनर्जी। समझ भाई, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, ये आया, वो एनर्जी आई, ठीक है ना। अब एनर्जी आ गई, अब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में ही सारी एनर्जी लूज हो गई। अब लूज हो गई तो यहां तक पहुंचने के बाद वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी तो चाहिए ही थी, तभी तो बाहर निकलता है ये यार। यहां तक पहुंचने के बाद, सरफेस तक पहुंचने के बाद उसको वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी होती है, कम से कम वो सरफेस वाले को चाहिए होती है। समझ भाई, तो सरफेस तक पहुंचाना भी तो है। हो सकता है नीचे से सरफेस तक आने में उस एनर्जी लूज ही कर दियो, सारी लूज कर दियो, वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी ही ना बचे तो अंदर ही रह जाएगा, तो अंदर ही रह जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? बाहर निकलेगा ही नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो 0 से k max तक रहती है। और k max कितना होता है? h-5। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो 0 से k max तक होती है। समझ में? अगर h-5 लिखा जा रहा है तो वो k max है। पॉइंट समझ में आ रहा है? h-5 लिखा जा रहा है तो वो क्या है? k max है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है एफिशिएंसी वाला पॉइंट। मैंने अभी बताया आपको एफिशिएंसी वाला पॉइंट, नीटा। ये एफिशिएंसी होता है फोटोन एफिशिएंसी, है ना। नंबर इसी मतलब क्या होता है कि अभी बताया मैंने कि मान लो 10 करोड़ आए फोटोन्स और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है मान लो 800, ठीक है। तो 800 बटे 10 करोड़ फोटोन एफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन निकालने की एफिशिएंसी कितनी है? ठीक है, वो कितनी है? 800 बटे 10 करोड़। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, एफिशिएंसी होता है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। और ये तब है जब इंसिडेंट फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो क्या है? वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तब है ऐसा। समझ में आ रही? वर्क फंक्शन से कम है तो एक भी नहीं निकलेगा, तो 0 है एफिशिएंसी। वर्क फंक्शन से कम है तो एक भी नहीं निकलेगा। और वर्क फंक्शन से ज्यादा होने पे भी क्यों नहीं निकल पा रहे सारे के सारे? क्योंकि कई से मैक्सिमम तो यहां तक पहुंचने में, सरफेस तक पहुंचने में ही अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देते हैं। वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी नहीं बचती कि सरफेस से बाहर भी निकल सके वो। समझ में आ रही है बात? वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी ही नहीं बचती कि वो सरफेस से बाहर भी निकल सके। ठीक है, पांचवा पॉइंट बनाओ, जल्दी 5 मिनट में लिखो। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, मतलब मान लो एक तो रेड कलर का बल्ब है, एक रेड कलर का बल्ब है और एक येलो कलर का बल्ब है। ध्यान समझना, एक रेड है एक येलो, दोनों p वाट के बल्ब है। रेड की फ्रीक्वेंसी और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। रेड की फ्रीक्वेंसी FR है और येलो की F येलो है। किसके लाइट पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी? किसके लाइट पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी? रेड बल्ब के या येलो बल्ब के? येलो बल्ब की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो येलो बल्ब के लाइट पार्टिकल्स जो होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। उनकी क्या ज्यादा होगी? एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी, सही बात है, पक्का। अब नंबर किसका ज्यादा होगा? अगर सेम पावर के हैं तो नंबर किसका ज्यादा होगा? ज्यादा कौन से होंगे? अब सुनो मेरी बात, मैं एक बात और बताता हूं। जैसे मान लो रेड कलर का p वाट का बल्ब था, है ना। रेड कलर का 100 वाट का बल्ब था और रेड कलर का 200 वाट का बल्ब है। थोड़ा और इलेबोरेट कर रहा हूं इस चीज को। रेड कलर का 100 वाट का बल्ब मान लो 500 फोटॉन्स निकालता है ना।
तो रेड कलर का ही 200 वाट का बल्ब फोटॉन्स क्या निकालेगा, 1000 निकालेगा, ज्यादा निकालेगा, फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का। पावर या इंटेंसिटी बढ़ने से फोटॉन्स बढ़ते हैं। पावर या इंटेंसिटी बढ़ने से, इंटेंसिटी बढ़ा दी मैंने, है ना, मैंने लाइट के बल्ब को 100 वाट का बल्ब जला के 200 वाट का कर दिया, लेकिन बल्ब लाल ही था। बल्ब क्या था, लाल ही था। तो क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। हर लाइट पार्टिकल की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, पॉइंट समझ रहे हो? हर लाइट पार्टिकल की एनर्जी तब बढ़ेगी जब रेड से येलो कलर का बल्ब हो जाएगा, चाहे छोटी पावर का ही क्यों ना हो, चाहे छोटी पावर। मतलब मान लो रेड कलर का 5000 वॉट का बल्ब है, सही है, और येलो कलर का 10 वाट का बल्ब है, तो हो सकता है येलो कलर का 10 वाट का बल्ब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा दे और रेड कलर का 5000 वोल्ट का बल्ब ना करा पाए। क्यों? क्योंकि अगर रेड कलर के बल्ब का जो 5000 वोल्ट का है उसमें मान लो 10,000 नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, लेकिन सारे फोटॉन की एनर्जी मान लो वर्क फंक्शन से कम है, तो नहीं करा पाएंगे ना। उसमें रेड येलो कलर के बल्ब में मान लो 5 ही फोटोन निकले, है ना, तो हो सकता है कोई एक आधा करा दे, एफिशिएंसी सरफेस वाले को करा दे, अरे बोलो सरफेस वाले को इजेक्ट आउट करा दे, एक आधे पॉसिबिलिटी इस चीज की रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अभी 5-7 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट था, 5th पॉइंट है ना। अब 6th पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बात और, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान ये देखा गया कि फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन दीज टू प्रोसेस। कौन सा? फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन पे आने तक और फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने तक कोई टाइम लैग नहीं होता। समझ रहे हो? मतलब झटपट प्रोसेस होती है, जैसे ही फोटोन आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे ही फोटोन आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, देयर इज नो टाइम लैग। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व हुई थी ये चीज, देयर इज नो टाइम लैग। 6 नंबर पॉइंट बन गया, नो टाइम लैग। किस चीज में टाइम लैग नहीं है? फोटोन आने में और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने में। ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक चीज और ऑब्जर्व हुई थी। क्या ऑब्जर्व हुई थी? देखो, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द रेट एट विच electrons are emitted from the surface, the rate at which electrons are emitted from the surface is entirely independent from the temperature of surface. ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के एमिशन होने का रेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, थर्मोआयनिक में करता है। थर्मोआयनिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन के निकलने का रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट होने का रेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आई? बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।